हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। और आज मैं सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक ये टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें क्या है कि सामाजिक परिवर्तन किन आर्थिक कारकों से आता है, या फिर कहें कि कौन से ऐसे आर्थिक कारक हैं जिनसे सामाजिक परिवर्तन आता है। जब मानव का प्रादुर्भाव हुआ तब पहली आवश्यकता उसकी जो थी भूख थी या क्षुधा थी, और उस क्षुधा की पूर्ति के लिए वो जगह जगह पर उसने भ्रमण किया, मतलब वो भटका और अनेक वस्तुओं का उसने उपयोग किया। अब आता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, समय के चक्र के साथ साथ उसने कई व्यवस्थाओं का भी निर्माण किया और कई संबंध व संपर्क स्थापित किए। इस प्रकार प्रारंभ से ही अर्थ व आर्थिक परिस्थितियां मानव के व्यक्तित्व के एक अंग के रूप में रही। सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ मानव के आदत, व्यवहार, साधन, इच्छाएं, इन सभी में परिवर्तन हुआ और प्रारंभिक मानव ने सामाजिक प्राणी का रूप लिया। मानव समाज में परिवर्तन लाने के लिए आर्थिक कारकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आता है कि वर्तमान युग में, जो कि औद्योगिकरण या पूंजीवाद का युग है, इसका प्रभाव आर्थिक दशाओं को और महत्वपूर्ण बनाता जा रहा है। वेवलिन का कहना है कि हमारी उत्पादन की भौतिक शक्तियाँ तीव्र गति से बदल जाती हैं, जबकि हमारे सोचने समझने की आदतें पिछड़ जाती हैं, जबकि दोनों की ही परिवर्तन की गति में सामंजस्य होना आवश्यक है। इस पुनर्सामंजस्य की क्रिया में जो शक्तियाँ कार्य करती हैं वे आर्थिक शक्तियाँ ही हैं। अब जिस तरीके से शरीर के सभी अंग मिलकर के सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक उसी तरीके से आर्थिक ढांचे या आर्थिक संरचना का निर्माण कई कारक मिलकर के करते हैं। इन आर्थिक कारकों के अंतर्गत क्या आता है, जैसे उपभोग, उत्पत्ति, वितरण, आर्थिक नीति, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं इसमें। अतः वे आर्थिक कारक क्या हैं और वे किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसे समझने के लिए हमें कुछ बातों को समझना होगा। जैसे पहला नंबर है उपभोग की प्रकृति। मानव की बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाओं का वो स्वामी है। मनुष्य की एक इच्छा पूर्ण होती है तभी वो दूसरी इच्छा करने लगता है। फलस्वरूप क्या होता है कि वो इच्छा पूर्ति में लगा रहता है। स्वभाव से भी मनुष्य परिवर्तनशील है और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो कोई ना कोई विकल्प ढूंढता रहता है। जैसे गृहिणी है, वो सब्जी रोटी बनाकर रोज़ के खाने में परिवर्तन करती है, आज ये सब्जी तो कल वो सब्जी, तरह तरह के व्यंजन बनाकर अपनी वो योग्यता का प्रदर्शन करती है। यद्यपि व्यंजनों के उपयोग का उद्देश्य क्या है, क्षुधा पूर्ति, परंतु मनुष्य अपने स्वभाव के कारण उसमें भी परिवर्तन चाहता है। इसीलिए वो प्रतिदिन अपने खान पान और रहन सहन में परिवर्तन करता रहता है। अब क्या है कि समाज के जो अधिकांश व्यक्ति हैं, जब उपभोग के साधनों को नहीं जुटा पाते हैं तो जीवन स्तर उनका गिर जाता है, और जब उपभोग के साधन जुटा लेते हैं तो उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। निम्न जीवन स्तर जब नहीं जुटा पाते हैं तो उनका गिर जाता है। निम्न जीवन स्तर क्या होता है,
निम्न जीवन स्तर परिवर्तन की गति में अवरोध उत्पन्न करता है और उच्च जीवन स्तर परिवर्तन की गति को तीव्र कर देता है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु पुरानी मान्यताओं, प्रथाओं या अतार्किक व्यवहारों को त्याग देते हैं। आर्थिक स्थिति में तीव्रगामी परिवर्तन सामाजिक स्थिरीकरण को प्रभावित करते हैं, मतलब समाज के स्तर को प्रभावित करते हैं। और सामाजिक स्थिरीकरण में परिवर्तन क्या करता है? सामाजिक परिवर्तन लाता है। बस जैसे जैसे व्यक्ति का सामाजिक स्तर उच्च या निम्न होता है, वैसे वैसे उसमें समाज से संबंधित विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते जाते हैं। ये हुई उपभोग की प्रकृति। फिर है उत्पादन का स्वरूप। इसमें क्या है कि मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होने पर आर्थिक संबंधों में भी परिवर्तन आते हैं, जो सभी सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित करते हैं। सामाजिक संस्था जैसे परिवार। अब क्या है कि मार्क्स कहते हैं कि जैसा उत्पादन का स्वरूप होगा वैसा ही सामाजिक ढांचा भी होगा। लघु उत्पादन कम सामाजिक गतिशीलता का द्योतक है और बड़े पैमाने पर उत्पादन अधिक गतिशीलता का द्योतक है। यदि जीवन यापन का मुख्य व्यवसाय कृषि है तो सामाजिक व्यवस्था पर भूमिपतियों का अधिकार होगा, और यदि उद्योग धंधे हैं तो उस पर किसका अधिकार होगा? पूंजीपति का एक अधिकार होगा। इस तरीके से उत्पादन का स्वरूप सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करेगा। मतलब उत्पादन का स्वरूप जैसा होगा वैसी ही सामाजिक व्यवस्था होगी, और जैसी सामाजिक व्यवस्था होगी उसी हिसाब से समाज में परिवर्तन आएंगे। मार्क्स की मानता है कि जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आता है तो समाज में भी परिवर्तन आता है। अब आता है कि वितरण की व्यवस्था। इसमें क्या है कि वितरण की व्यवस्था से तात्पर्य होता है कि उत्पादित वस्तुओं का समाज के सदस्यों में विभाजन। जो भी उत्पादन होता है उनका समाज के सदस्यों में किस तरीके से विभाजन किया जाए। प्रत्येक समाज में अलग अलग ढंग से आर्थिक व भौतिक साधनों का वितरण किया जाता है। कहीं पर राज्य द्वारा ये वितरण किया जाता है तो कहीं पर स्वतंत्र रूप से ये वितरण किया जाता है। यदि सभी व्यक्तियों को समाज में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी पूर्ति हो जाए, उन्हें साधन उपलब्ध हो जाएं, तो कोई भी आर्थिक समस्या नहीं आएगी। परंतु समाज में कुछ को तो अधिक सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं और कुछ को आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इस तरीके से क्या होता है, प्रत्येक समाज में व्यक्तियों को कुछ आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन समस्याओं का समाधान विभिन्न तरीकों से करते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। अब आता है कि आर्थिक नीतियाँ। ये मैं नेक्स्ट में लूँगी, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लंबा हो जाएगा। थैंक यू।